सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू करने का प्लान बनाया है कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, अपने अपने गांव पर काम कर रहे हैं या समाज में अलग अलग तरह के बदलाव देखना चाहते हैं और या फिर खुद उस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ऐसे लोगों से बात की जाए और उनसे उनके अनुभव शेयर किए जाएं। आप लोगों को बताया जाए कि ग्राउंड लेवल पर उन लोगों ने उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए क्या किया है और उनके अब तक के अनुभव क्या रहे हैं। हमने जनता सरकार मोर्चा निडर जेएसएम में जो ट्रेनिंग्स शुरू की थी, उन ट्रेनिंग्स का भी क्या कोई लाभ हुआ है या फिर उससे भी कुछ हासिल हुआ है, इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपके बीच में ऐसे योद्धाओं को लेकर के आते रहेंगे जिन्होंने अपने अपने गांव पर, क्योंकि देखिए ये जो विषय है जिसको हम भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने की बात कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि भारत क्या है। और जब हम अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बताते हैं कि गांव ही भारत है, असल में तो गांव की परंपरा ही भारत है। आज हमारे बीच में हमारे साथ करनाल जिले के गांव खिराजपुर से करणपाल सिंह अवेलेबल हैं आपके सामने जो हैं, और मैं स्वागत करता हूं करणपाल जी का। करणपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे निडर इंडिया चैनल पर। दूसरा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जनता सरकार मोर्चा में जुड़ने से पहले भी आपके साथ आपके गांव के कुछ साथी थे, उसमें वीर सिंह का नाम आता है, सोनी भारतीय का नाम आता है, जिसमें आप लोगों के बारे में हमने काफ़ी पहले चर्चा सुनी है कि राजीव दीक्षित के मतवाले कुछ लोग हैं। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जनता सरकार मोर्चा में जुड़ने से पहले आप लोगों का जो ग्रुप था और आप लोग जो गांव में काम कर रहे थे, वो किस किस तरह की बातचीत रहती थी और क्या आपके अनुभव रहते थे उस दौरान? नमस्कार जी सभी को। असल में जी राजीव दीक्षित जी को मैंने 2016 में सुना था। ठीक है। और वो सुना था सोनी भाई के माध्यम से, जो अपने गांव के भाई हैं सोनी। होता क्या था, मेरे पास छोटा फ़ोन होता था उस वक्त, नोकिया का X201 कीपैड में, और व्हाट्सएप उसमें पता नहीं क्या ट्रिक लगा के स्टार्ट ही किया था। बड़ा फ़ोन नहीं होता था क्योंकि ना तो इतना उस टाइम फ़ोन का क्रेज था, ना ही दूर थे फ़ोन से बिल्कुल ही। ठीक है। तो सोनी भाई वीडियो भेजते, तो मैंने वीडियो सुनी, एक दो वीडियो सुनी, और सुनने के बाद फिर मैं गहराई में गया, राजीव भाई को सुना जितना पॉसिबल हो सका। तो उसको सुनने के बाद एक क्या यार, ये तो किस भ्रम में हम जी रहे हैं, आज हम हैं कहाँ। असल में जो हम आजकल जिस समाज में रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, वो सारा का सारा ये कह लो कि हवा में हो रहा है। कुछ भी अपनी चीज नहीं है, सब का सब विदेशी है। जो राजीव भाई को सुना उसके बाद, तो उसको सुनने के बाद सोनी भाई, मैं और वीर सिंह भाई, हम तीनों का एक ग्रुप है गांव में। ठीक है। और तीनों साथियों ने सोचा कि यार क्यों ना गांव पे काम किया जाए, जैसा कि राजीव भाई बोलते हैं। ठीक है। तो उससे पहले धीरे 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 हमने जितना भी बदलाव हो सका अपने आप पर किया। सबसे पहले अपने घर में, अपनी रसोई में, जैसा राजीव भाई बोलते हैं, उसमें पूरा बदलाव जितना कोशिश हुई पॉसिबल हुआ उतना किया। थोड़ा अपने खेत में बदलाव किया। तो जी उसके बाद फिर गांव की व्यवस्था है, हमने देखा गांव में यार चारों तरफ बिल्कुल मतलब त्राहिमाम मचा हुआ है। गांव की एक भी व्यवस्था, गांव की पानी की निकासी लगा लो, गांव में यार जो ये कह लो कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से जो षड्यंत्र हो रहे हैं, जो षड्यंत्रकारी अपनी पूरी नीतियां लेके गांव में आ रहे हैं, जैसे गांव वालों को पता भी नहीं है, गांव वालों को पता नहीं है उसके बारे में, बिल्कुल उसके अपरिचित हैं सभी के सभी। तो हमने सोचा यार कैसे समझाया जाए। तो लोगों के डायरेक्ट गए तो बात नहीं बनी जी बिल्कुल। तो होगा कैसे। तो धीरे 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 फिर लगभग समय आ गया 2019-20 का, जो ये अपना फर्जी महामारी का जो कोरोना काल आया। इसमें आपको जानता तो मैं पहले ही था 2006-07 के आसपास से, क्योंकि मैं आपसे पढ़ा हुई हूँ स्कूल में, जो महमदपुर का सरकारी स्कूल है उसमें। लेकिन ये नहीं पता था कि वो आप ही हो। जब आपकी वीडियो वायरल हुई थी वो डॉक्टर डॉट करके कर्मू पत्रकार के साथ, तो वीडियो आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन ये नहीं पता है कौन। तो मैंने सोनी के पास वो ऑडियो भेजी, आपकी शायद 27 मिनट की ऑडियो थी वो। हाँ, जो मैं वायरल देवेंद्र बलारा बोल रहा हूँ। हाँ, आपके बच्चों को बचाने के लिए इस टाइप की। हाँ हाँ, ठीक है। तो वो ऑडियो मैंने सोनी भाई के पास भेजी, और सोनी भाई ने बोला यार बंदा तो सही बोल रहा है, और सारी बातें जो राजीव दीक्षित जी बताया करते थे विचार भी वही है।
फिर उसने एक बात बोली, इसका अच्छा पता करिए आइडिया तेरे पास आई कहाँ से और ये बंदा कहाँ मिल सकता है, मिलेंगे यार इससे जरूर। तो नहीं मिल पाए। थोड़े दिन बाद वो अपना फर्जी महामारी और आपकी गिरफ्तारी, वो सारा महामारी को फर्जी मत बोलो। ये वीडियो उड़ा देंगे आपकी। उस दौर में कह दो, उस बीमारी के दौर में या महामारी के दौर में, तथाकथित महामारी कह सकते हो, लेकिन फर्जी मत बोलो। फर्जी कहते ही तो ये पूरे चैनल पे अटैक मार तो जी फिर वो सारा का सारा प्रकरण हुआ, आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद फिर अपना ये काम चालू। और उसके बीच में ही जो ये स्मार्ट मीटर का लेकर आए गांव में, सारी की सारी ये स्कीम लेके आए, तो हमें इसका पता चल गया था पहले। ये कुछ आपके माध्यम से, कुछ राजू भाई के माध्यम से सुना और सारी बातें पता थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझा। तो जो स्मार्ट मीटर वाला था उसका हमने विरोध किया था गांव में, लोगों को बताया, पहले बताया लोगों को कि असल में है क्या। तब तक गांव में लोग ये सोचने लगे थे कि जो लड़के हैं कहीं ना कहीं काम तो ठीक कर रहे हैं। उस वक्त लोगों को बहुत मना किया कि यहाँ पे मत लगवाओ, इसके आने वाले इसके जो साइड इफेक्ट हैं बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन जिन्होंने मानी वो आज धन्यवाद भी कर रहे हैं, कहते हैं यार बहुत बढ़िया थे। और जिन्होंने नहीं मानी वो भी कह रहे हैं यार तुम सही थे, ठीक कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। तो कोई ना जी, जिसने मानी उसका भला, नहीं मानी तो हम मान जाओ, क्योंकि आगे भी आ रहे हैं। ये तो आपके बच्चों के लिए फिर बच्चों के लिए आ रहे हैं। तो बच्चों के बारे में बताया जी, सारे सब के बारे में बताया। तो फिर वो दौर आ गया कि वो जो स्मार्ट मीटर का था, तो उसमें हमने तब तक लोग बोलने लगे कि लड़के काम तो ठीक कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि यार गलत है। स्मार्ट मीटर के बारे में बताया भी आने वाले समय में। उस वक्त हमने बताया, पूरे गांव के इकट्ठा हुआ था, SDM भी आया था बलकन करनाल का, जो हमारा सब डिवीजन पड़ती है नेवल यहाँ का। तो उसको बिठा के, बिल्कुल एक गांव के भाई हैं, अमृत सरदार हैं वो, उसकी बैठक में बिठा के पूरे गांव चारों तरफ था, गांव की औरतें भी थी, और यही महीना था लगभग, बरसात का समय था, पूरी बरसात हो रही थी। उसको पूरा समझाया था बैठा के, SDM को भी, कि भाई ऐसे ऐसे होगा। और वो उसने बोल दिया यार ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि चिप है इसमें, या इसमें ये कह लो कि वो ये क्या जो फोन में डलती है नंबर वाली सिम, माइक्रोचिप से सिम कह लो, कि सिम भी। हमने उसको पूरा बताया भाई इसमें अंदर सारी चीजें हैं, अगर आप बोलो तो हम आपको खोल के बता सकते हैं। तो उसने खोलने से मना कर दिया, नहीं पीछे से कंपनी ये सील्ड आती है, इसको हम खोल नहीं सकते। मगर हम खोल के बताएंगे आपके सामने और लाइव बताएंगे, अगर आप मानो तो। और आने वाले समय में इसके ऐसा होगा कि भाई कुछ दिनों के अंदर सारा का सारा, अगर 24 घंटे के बाद अगर आपका बिल ड्यू हो गया ना, तो ऑटोमेटिक बिजली कट जाएगी। तो बोल रहे कि ये नंबर है 1930 है, पता नहीं 1907 है भाई, इस पे टोल फ्री नंबर है, तुरंत समाधान होगा, मगर अभी कॉल करो। तो उसके सामने लाइव कॉल करी तो किसी ने कॉल नहीं उठाई हो, मगर ये देख लो अभी तो स्टार्टिंग है। और जैसे ये पूरा इम्प्लीमेंट में आ गया उसके बाद क्या लोग आप सोच सकते हो, फिर कोई भी नहीं पूछता है। तो जी उस वक्त गाँव से सब के सब वो भगा दिए। और आसपास के गाँव ने, महमदपुर ने, नबीपुर ने, जडोली ने, बजीतपुर ने, 6-7 गाँव ने विरोध कर दिया था। और उस वक्त शायद अम्बाड़ा में हमारी GSM की पहली ट्रेनिंग थी। हाँ, वो शायद आप लोगों के मैंने वीडियो देखी थी, उसमें आप लोगों ने जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने वो सारे मीटर सड़क पे डाल के और मतलब फेंक के मार दिए थे, और जलाने की बात कह देते कि सारे वो बोल दिया था SDM को, भैया तो चले जा। जो ठेकेदार था SDM के, ठेकेदार से बात नहीं बनी, क्योंकि ठेकेदार के पास जवाब नहीं था। वो वीडियो मेरे पास आज भी पड़ी है, मैंने अपने चैनल पे डाल दिया, यूट्यूब वाले पे, छोटा बनाया था उस वक्त। आपका यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? राजीव दीक्षित KVS के नाम से है। KVS? हाँ, राजीव KVS मतलब? KVS का मतलब है करणवीर सिंह सोनी। अच्छा ठीक। KVS का मतलब ये था। ओके। तो उस पे डाली थी, उसमें भी क्या था, सारे के मैंने 5 सवाल किए थे उससे, कि भाई इन 5 सवालों का जवाब दे दो, हम मीटर लगवा लेंगे गांव में। क्या 5 सवाल थे वो? उनमें ये सवाल थे जी, जो सबसे पहले जो मेन सवाल थे वो ये थे कि भाई हमें ये बता दो कि आने वाले समय में आप बोल रहे हो कि 30 दिन, हम आपको 30 दिन छोड़ो 15 दिन का समय देते हैं, 15 दिन तक अगर बिल नहीं भरा तो मीटर या बिजली नहीं कटेगी, लिखित रूप में दे दो। हाँ। दूसरी बात कि भाई ये सारे के सारे जो बेरोजगार लड़का है, जो गांव में हमारे पास के महमदपुर का लड़के लगा था, जो रीडिंग लेने आता था, इसके बाद ऑटोमेटिक रीडिंग फोन पे मैसेज आएगा ना, उसका पूरा का पूरा बायोडाटा, भाई कितना किस चीज के चार्जेस लगे हैं, पूरा का पूरा
जो कुछ नहीं आएगा वो। पूरा का पूरा कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं आएगा। तो हम बिल कैसे भरेंगे, ये लिखित रूप में दे दो कि भाई पूरा हमें पूरा का पूरा वो मिला इसके ब्रेकडाउन कि भाई कैसे कैसे किस चीज के चार्जेस लगे हैं। एक एक बिल में अगर 1000 बिल आया, 1000 रुपए आया है तो 1000 रुपए किस किस चीज के हैं, यूनिट की कितनी खपत है, इसमें चार्जेस कैसे लगे हैं। और उसमें उसी वक्त एक पंचायती टैक्स के या सरपंची के पता नहीं कुछ ऐसे टैक्स लगते थे, मगर ये टैक्स किस चीज का है हमें लिखित रूप में दे दो, आप दे दो, आपका एसडीएम दे दो, आपका जीआई दे दो, जो मर्जी दे दो, लिखित रूप में चाहिए। एक दो सवाल उठते मेरे ध्यान नहीं है, वीडियो में आऊँ सारे। तो उन्होंने एक भी सवाल का जवाब दिया, गोलमोल बातों को घुमाते रहे, ठीक है, सारी की सारी को। और इसमें एक दो सवाल और बनते हैं आपके गांव में यदि मीटर लग रहा है तो जी जी। उसमें एक सवाल ये बनता है कि जो मीटर आज तक लगे हुए हैं क्या वो मीटर गलत हैं? अगर वो मीटर गलत हैं तो आज तक उनके हिसाब से हम बिल जो भर रहे हैं पहले हमारा वापस वो करो, और अगर वो मीटर ठीक है तो फिर नए क्यों बदले जा रहे हैं, और अगर नए बदले जा रहे हैं तो उनकी पेमेंट फिर कस्टमर से कंज्यूमर से क्यों ली जा रही है। और ये पहले मीटर बदले ये आए, ये बदल के अब नए आ रहे हैं, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा, इसको अब समझिए। और सारे के सारे अडानी ग्रुप के ही क्यों हैं, ये भी बड़ा खेल है। जितने भी नए मीटर हैं वो या तो अडानी ग्रुप के होंगे डायरेक्टली, नहीं तो जिस भी सब्सिडरी कंपनी के होंगे उसका जो मालिक रहेगा वो अडानी ही रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अब आपकी बात से एक सवाल और याद है जो मैंने उससे पूछा था, जो आपने बताया कि भाई ये पुराने मीटर हैं जो डिजिटल हैं, तो इसमें क्या खराबी है, जबकि वो अभी 1 या 1.5 साल पहले ही लगे थे। इसमें ये मीटर है जो आपने उतारा, 1-2 मीटर उन्होंने उतार लिए थे जब तक गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव के बाहर का चौक उसी पे इकट्ठा कर लिया था। भाई ये मीटर है, इसमें हमें खराबी निकाल के दिखा दो, टेक्निकल कोई भी हो, आपका जो भी एक्सपर्ट हो उसको बुला लो, इसमें क्या खराबी है वो निकाल दो, हम ये मीटर लगवा लेंगे। और उससे पहले मगर ये डिजिटल भी लगाने से पहले हमने तब भी बोला था, जो गांव अंदर लगते थे घरों में, वो उसमें वो चरखी सी घूमती थी पुरानी, घूमने वाली वो, भाई उसमें भी कोई कमी नहीं थी। वो सारी उम्र हम जब छोटे थे तब से वो लग रहे थे, और हमारे उम्र अब 25-30 साल हो गया है, तो भाई अब तक वो ऐसे कैसे थे, लेकिन वो उतार के अब तुमने फिर डिजिटल लगाए। अब डिजिटल को 1-1.5 साल हुआ, अब ये उतार के अब तुम ये लगा रहे हो स्मार्ट। बड़े कमाल की बात ये थी कि वो जो चक्री वाले मीटर थे उनके टाइम पे जो बल्ब हुआ करता था वो हीटिंग वाला बल्ब होता था, फिलामेंट वाला, 100 वाट का, 40 वाट का। उस टाइम पर बिल थोड़ा आता था, और जब अब एलईडी सबके घरों में आ गया है जो कि बिजली खपत ही नहीं करती, 8-8 वाट की, 10-10 वाट की, और उसमें बिल जो है वो 5-5 गुना और 10-10 गुना बढ़ गया है। ये एक कमाल की रीडिंग की बात है इसमें। तो ये तो हो गया मीटर वाला मसला। एक दूसरा मसला मैंने सुना था कि आपने गांव के अंदर टीचर्स की मतलब आपके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें एक भी टीचर नहीं था, सारे टीचर्स का तबादला या छुट्टी ऐसा कुछ हो गया था, और तब आपने स्कूल की कमान संभाली थी। और दूसरे नंबर पे गांव में स्कूल के अंदर सफाई का कुछ एक अभियान चलाया था, उसके बारे में भी आप बताइए कैसे क्या किया था वो सब कुछ। वो भी ऐसा था जी, क्योंकि बातें तो देखो सारी समझ में है डॉक्टर साहब जी, और सारी समझ में भी आ रही है, और दुख भी अंदर है कि करें कैसे। लेकिन फिर अंदर से विचार ये भी आता है यार अकेले नहीं कर पाएंगे और एक साथ नहीं कर पाएंगे, और गांव को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, अकेले अकेले दौड़ेंगे तो मात खाएंगे, और वो बोलते हैं ना कि मुंह की खाएंगे और नीचे गिरेंगे, और फिर ऐसा गिरेंगे कि दोबारा उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें गांव वालों को बताया, गांव के साथी भी कहीं साथ आए। और जब सबसे पहले तो क्या था जी, पिछले साल की ही बात है जो आपने बोल ली है, गांव के अंदर स्कूल के अंदर वो कांग्रेस घास होती है जो, वो उसकी चारों तरफ पूरी चढ़िया। और एक दिन तो ऐसा हुआ, गांव के स्कूल में जो मिड डे मील बनता है उसके पास में ही ऐसा ही कबाड़ था, उससे सांप निकल गए, छोटा सा लगभग इतना बड़ा सांप होगा, वो निकल गए। और जो कढ़ाई होती है जिसमें खाना बनता है, उस खाने की कढ़ाई में वो गिर गया वो मिला। बस बात ये थी कि जी तब तक खाना बनाना शुरू नहीं किया था, वो कढ़ाई रखी थी धो धा के, उसमें छोंक छाप जो भी लगाते हैं वो लगाना बस शुरू करने वाले थे, तो खाना बनाने वाली ने देख लिया जो गाँव की। तो वहां से बात कट की, यार अगर ये खाना बाई चांस बच्चे खा लेते हो, 70+ बच्चे थे स्कूल में, तो क्या होता। तो जी फिर मैं, सोनी भाई, वीर सिंह भाई और एक अमित भाई हो रहा गाँव से, अभी वो पिछले साल से ही हमारे साथ आए हैं, सारी बातें बंटी नाम, अमित सही नाम है, उनको बंटी बोलते हैं गाँव में। तो जी फिर उसकी साफ सफाई हमने शुरू कर दी, मगर यार अपने खेत में तो काम करते हैं हम, और ये भी तो हमारा ही है। तो जी उसमें साफ सफाई करी, लगभग 5 से 6 दिन लगातार करी, पूरा का पूरा घास पहले वो पाड़ा हाथों के साथ, फिर उसको उठा के पीछे एक साइड में। तो इसी को हमारे इस काम को देखते हुए कई भाइयों ने बोला भी, अरे भाई क्या कर रहे हो,
मगर जी आपके सामने है, सफाई कर रहे हैं, आ जाओ। कईयों ने मजाक उड़ाया और कई साथ में भी आए। और एक भाई तो ऐसा है, स्कूल के सामने कह रहा हूँ, पूर्व सरपंच रह चुके हैं, कुलविंदर सरदार। उन्हें अपना ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पीछे जो डाला गिरता है बुग्गी सी, वो दे दिया, लेके आया भाई इसमें सामान ये कबाड़ा लोड करो और पीछे डाल गया, चलो। तो इससे ये बात सीखने को मिली जी, अगर काम कुछ शुरुआत करें ना तो लोग साथ में आएंगे, साथ में आ जाता बस आपको निकलना पड़ेगा अपने घर से और काम के लिए, उसके लिए आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी, तो लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो जी वो किया। उसके बाद फिर एक टीचर है, स्कूल में तीन टीचर थी जो कागजी तौर पे हैं, और 70 बच्चों के ऊपर 3 टीचर हैं। कागजी तौर पे थी कागजी तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनमें से 2 टीचर आती नहीं थी। अच्छा, वो सीसीएल वगैरह ले रखी होंगी। हाँ, वो मतलब उनके बच्चे हो गए होंगे। हाँ, आपको ज्यादा पता होगा। सीसीएल ले लेते हैं, लेडीज टीचर जो है वो सीसीएल ले लेती हैं। तो 2-2 साल की छुट्टियां होती हैं, तनख्वाह मिलती रहती है। और उनमें से एक ने तो ये बोल के ली थी कि मेरे ससुर जी बीमार हैं, उनको कैंसर है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। दूसरी ने ये बोल के ली थी कि भाई वो शायद प्रेग्नेंट थी बच्चा, हाँ, तो भाई मुझे चाहिए। बची एक टीचर, तो वो 70 बच्चों को कैसे संभाले। तो हमने मेरा लड़का है 5.5 साल का जी, 6 साल का हो चुका है। तो पिछले लगभग 1.5 साल से उसका एडमिशन कराया हमने। मैंने, सोनी भाई ने, हम वीर सिंह भाई के महमदपुर पढ़ते हैं सरकारी में, उसके बड़े बच्चे हैं, और अमित ने। तो मैं भाई जब ये पूरे के पूरा सारा बदलाव ही लाना है तो क्यों ना हम अपने उससे शुरुआत करें। अपने बच्चों को उसमें एडमिशन कराया, और यहाँ तक कि ये भी बोल दिया टीचर को, अगर आप लोग चाहते हो, मेरी घरवाली पढ़ी लिखी है, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, अगर आपकी सहायता जो भी हो सकती है तो ये करा देगी, क्योंकि ये टीचिंग लाइन में इसका इंटरेस्ट भी है, और वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी पहले। बीएड शायद कर रखी है उसने। हाँ, उन्होंने जेबीटी बीए कर रखी है, और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है 6 से 7 साल का। ठीक। तो मैं कहा जितनी हेल्प हो सकेगी ये कराएगी। 1-2 दिन उन्हें कराई भी है। तो फिर हमने शायद आपसे पूछा था उस वक्त कि क्या कुछ कैसे हो गए, 1-2 साथियों से और पूछा जिसको इनके बारे में पता है। तो पूरे गांव की ग्राम सभा के नाम पे हमने लेटर लिखा, भाई इतने दिन का समय दे रहे हैं हम, ग्राम सभा समय दे रही है आपको। शायद वो 2-3 बीओ डीओ, 1 पंचकूला, 3 जगह भेजी थी हमने, भाई 7 दिन का समय दे रहे हैं, अगर 7 दिन के अंदर जो टीचर ये छुट्टी लेके गए या इनकी जगह या तो दूसरे भेजो, नहीं इनको दोबारा से इनकी ड्यूटी पे लेके इनको वापस बुलाओ। नहीं, अगर इनकी जैनमन प्रॉब्लम है तो जैनमन प्रॉब्लम सर्च करके पूरी की पूरी तहकीकात करके तो इसके बाद दूसरे टीचर की नियुक्ति की जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। 70 बच्चे पढ़ते हैं जी। इससे होता क्या है जी, गांव वालों की सोच में इतना फर्क आता है कि यार सरकारी जो आजकल है सभी की, कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। असल में पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाने वाले की मनसा नहीं है। ठीक है, जो टीचर है उनकी मनसा नहीं है पढ़ाने की। उस पे हम करेंगे, टीचर्स के ऊपर हम टीचर्स का भी लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। तो जी फिर 7 दिन का समय दिया, और 7 दिन से पहले ही वहाँ पे टीचर भी आ गए थे। ये है जी पावर ग्राम सभा की लिखित में देने की ये ताकत है कि जब हमने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर यदि आप अपने हमारे स्कूल के अंदर टीचर भेज दोगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम अपने कमांड अपने हाथ में ले लेंगे स्कूल की। ठीक, गांव वाले और गांव वाले जैसे मर्जी चलाएं, गांव के खुद बच्चे पढ़ाएं इसमें, जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे, तो भाई उनको रोजगार भी मिलेगा जो फीस बड़े बड़े स्कूल में दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे हुआ क्या जी, कई साथियों ने अपने बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उनको हटा के गांव वाले स्कूल में भी एडमिशन कराया। ओके, इससे ये फर्क आया, काफी बच्चों मतलब दाखिल उन्होंने अपना बच्चों का दाखिला करवा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जी अब टीचर भी सुचारू रूप से आ रहे हैं और पढ़ाई भी चल रही है बच्चों की गांव। अच्छा, तभी गांव में पूरा वो चल रहा है। हाँ, गांव में ये पहले से अब बेटर है, पहले से अब बेटर है। और अभी तो क्या है कि धीरे धीरे आने वाले समय में जो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे, क्योंकि मैं आपके गांव के आसपास महमदपुर गांव में मैं पढ़ाया करता था, और मुझे याद है उन दिनों की बात है जब प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं वो मेरे पास आकर स्पेशल बोला करते थे कि मास्टर जी थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, क्योंकि अगर आप इतना अच्छा पढ़ाने लग जाओगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। वो बिल्कुल यही लाइन थी उनकी कि दुकान बंद हो जाएगी। और उसके खिलाफ फिर मेरे खिलाफ पूरा पड़पंच रचा गया, मतलब मिड डे मील के आरोप लगाए गए। और आपके तो गांव के क्योंकि नज़दीक ही है तो वो जो कुक हैं वो भी आपको बताएंगे। हाँ, जो महमदपुर से कौशल्या जी हैं शायद उनका नाम है, और वो बता देंगे कि भाई एक अंदर से थे, उनका नाम मैं दिमाग से निकल गया, एक और थे जो एक तो सरपंच के घर के पास ही उनका घर था। हाँ। और वो बताएंगी कि 1.25 लाख रुपया असल में मैंने लेना था स्कूल से,
मतलब मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ था, वो सब बातें चलो बाद की बातें हैं, उन सब पे तो हम नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप लिखित में कर रहे हो तो उसका भी असर होता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो अगला स्टेप आया था, मतलब एक तो हो गया स्कूल के लेवल पर जो इनका प्रयास था, दूसरा मीटर के लेवल पर एक प्रयास था, एक और प्रयास उस मीटर वाले दौरान था कि आपने कुछ एक बोर्ड लगाया था घर के, गांव के बाहर एक बैनर लगा दिया था कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए। उस बोर्ड का क्या कहानी है उसकी, वो भी उसी दौरान लगाया था जी, जब मीटर का विरोध किया था गांव में, और आसपास के गांव ने 5-6 आसपास के 7-8 गांवों ने मिलकर के ये कह दिया था कि अगर जो आप खिराजपुर को मना लो, खिराजपुर वाले अगर मीटर लगा लेंगे तो हम भी लगा लेंगे। यानी कि जो जनता सरकार मोर्चा की मुहिम थी उसका असर ये हुआ था कि आसपास के लोगों ने उस पूरी की पूरी मुहिम में ये मीटर लगवाने का पूरा विरोध कर दिया था और ये कह दिया था कि पहले आप खिराजपुर में लगा दो, फिर हम बाकी हमारे गाँव में अपने आप लगवा लेंगे हम। तो ये एक तरह से नेतृत्व जो नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से समाज को देने की बात होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और फिर आप लोगों ने कुछ जमुना में रेती का और माइनिंग का एक बड़ा खेल था, वहाँ ट्रक चला करते थे, उसके ऊपर भी बड़ा आपके गांव में कुछ हुआ था। चल रहा है थोड़ा। क्या सीन था उसका? उससे पहले वो था जो आपने उससे पहले एक आपके गांव में संवैधानिक चेतावनी लगाई थी। हाँ। वो भी ग्राम सभा के ऊपर लगाई थी हमने, क्योंकि ग्राम सभा को उस वक्त पूरा पता चल गया था असल में है क्या ग्राम सभा, पावर क्या है ग्राम सभा की, अगर इसको लेके आए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त उसमें यही लगाई थी जी, कोई भी स्मार्ट मीटर या कोई भी बिजली का टावर या कुछ भी जो सरकारी चीज है, अगर गांव वाले उससे मना कर रहे हैं तो बिना गांव वालों की मर्जी से आप गांव में एंटर तक नहीं कर सकता कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई प्राइवेट अधिकारी भी। अगर गांव के जो मौजूदा आदमी हैं, उसमें हमने लंबड़दार जी का जिक्र किया था, जो गांव के मौजूदा सरपंच थे उसका किया था, और भी जो गांव के बोलते हैं ना, गांव की पंचायत गांव की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी से पूछे बिना यदि कोई गांव में एंटर कर गया तो अपने जान माल का खुद जिम्मेदार होगा, ऐसा एक बैनर गांव के बाहर मेन गांव की एंट्री पे दोनों तरफ लगा दिया। एक तरफ तो वो आज भी लगा है। हाँ, यानी कि अधिकारियों की टांगे कांपा करती थी गांव में घुसने से पहले। और ये हुआ क्या से जी, अब मीटर लग गए हैं गांव में, कुछ एक ज्यादातर लग गए हैं। अब इससे ये होता है कि अगर सरकारी या सरकार में बैठे जो ये अधिकारी हैं, अगर किसी को ये बोले कि दबाना हो तो उनका दबाने का तरीका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा यहाँ पे क्या था। उसके बाद इलेक्शन था जी सरपंची का गांव में, सरपंची का इलेक्शन था। इलेक्शन के दौरान इन्होंने क्या किया कि भाई जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, चाहे वो मेंबरी का हो, पंची का हो, लंबड़दारी का हो या फिर सरपंची का हो, तो उसको सबसे पहले बिजली बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ेगी और स्मार्ट मीटर उसके पास होना चाहिए। और दूसरे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो भी गांव में सरकारी नौकर था या आंगनबाड़ी वर्कर थी या कोई डॉक्टर था, उनके घर सबसे पहले दबाव देके मीटर लगाया स्मार्ट। यस। एक और जिसका मान का चलो कि मीटर आग लग गई, मीटर सड़ गया, उसका वो पुराना उतार दिया और स्मार्ट लगाया। और लोगों ने बोला भाई हम स्मार्ट नहीं लगवाएंगे। तो कई दिन लोगों के घर में अंधेरा भी रहा। तो हुआ क्या, फिर धीरे धीरे इलेक्शन का दौर आया। इलेक्शन में आपको पता है जी, गांव पूरा का पूरा तितर बितर हो जाता है सारा। अगर एक मुट्ठी का कोई भी गांव है ना, बस उसमें इलेक्शन करा दो, राजनीतिक इलेक्शन होते हैं तो पूरा का पूरा गांव बिगड़ जाएगा। बड़ा आसान है, सस्पेंड करके सरपंच को या किसी को भी और एक इलेक्शन कोई भी मेंबर का या किसी का भी इलेक्शन करा दो, तो दोबारा से पूरा का पूरा आपका गाँव वही का वही उसी कंडीशन पे आ जाएगा। ये सरपंच के चुनाव से पहले संगठन देख लो और सरपंच के चुनाव के बाद फिर टूटा हुआ ये खेल देख लो। इसको आप लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। और फिर आपने नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, जो माइनिंग और ट्रक वालों का तो हम बाद में करते हैं, उससे पहले नशे के ऊपर एक मुहिम थी, स्मैकियों के खिलाफ कुछ है। जो मेरा गांव है ना जी, वो यमुना बेल्ट के बिल्कुल सटे हुए हैं। लगभग ये बोलो कि 2 से 2.5 किलोमीटर यमुना नदी है मेरे गाँव से। और यमुना नदी से उस पार से जो नशे की तस्करी होती है वो दबा के होती है जी पूरी। और आपको पता है, वैसे तो सबको पता है कि आता कहाँ से है, कैसे आता है। और मेरे गांव में भी खुद बहुत ज्यादा बच्चे इसका सेवन करने लग गए हैं, नशे का ही। और इतना बढ़ गया है कि अब तो 15-16 साल के बच्चे भी नशा करने लग गए हैं। क्योंकि गाँव में वो बोलते हैं ना कि गाँव के अगर परले मोहल्ले में आएगा ना तो मेरे घर में वो कब आ जाएगा, वो आएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। तो इसके ऊपर भी हमने बोला जी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था बोलने का वो ये था कि जो हमारे खेत लगते हैं ना सारे के सारे, जो एक हम है, जो हमारा कुंबा है जी, गडरियों में से हूँ मैं, तो हमारे जो सारे खेत हैं वो यमुना बेल्ट में लगते हैं अंदर। ठीक, कुछ कच्चे में हैं जो यमुना के दरिया में आते हैं, कुछ पक्के में हैं। और वहाँ पे चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं।
ट्रांसफार्मर की चोरी, मोटर की चोरी, तारों की चोरी, यहाँ तक कि कसी खुरपे सब की चोरी। ना लोहे का कोई भी लोहे सामान का हो, कुछ भी सामान, टुंटी हो, नलका हो, कुछ भी हो जी। हाथी हो, शाम को नाका मोड़ के आए, नाके में कसी रख दी और सुबह वो कसी गायब। बल्ब भी चोरी हो जाएगा, A to Z सब कुछ, हाँ। कुछ भी अगर बाहर रह गया ना खत्म है जी। तो जी इतनी संख्या बढ़ गई है चोरियों की, इतनी बढ़ गई, तंग आ गई जी बिल्कुल। करनाल BSP को कई बार गांव वालों ने इकट्ठे होकर शिकायत करी और जगह भी करी, लेकिन कोई समाधान नहीं आया जी। एक दो बार उन्होंने वहां पे पुलिस की गश्त लगाई और उसके बाद फिर वही, फिर एक दो बार किसी को पकड़ा भी जी चोरों को, और वो चोर भी अपने गांव के, अपने पड़ोस के गांव के, ये वो जो नशेड़ी जो नशे करते हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना इसकी जड़ पे वार किया जाए। अगर इसकी जड़ी हम खत्म करने में कामयाब हो गए तो ये नशा भी खत्म हो जाएगा और ये चोरी भी रुक जाएंगी। तो फिर हमने देखा कि आसपास के वहां से जो यमुना का एरिया है वहां से तस्करी होती है, दूर दूर से लेने आते हैं जी वहां पे। ठीक वो छोटा होता है चिट्टा, अच्छा चिट्टा और स्मैक दोनों, स्मैक बोलते हैं जिसको, ठीक। वो है। नहीं चिट्टा अलग है, स्मैक अलग है, या एक ही है वो? बस हमने नहीं पता जी क्या बोलते हैं, सफेद सफेद रंग की होती है, चिट्टा मुझे को बोलते हैं, ठीक है, पता नहीं जी क्या होता है। ठीक है। क्योंकि हमने उनको पकड़ा अपने खेत में पीते हुए भी पकड़ा। वो एक फॉल पेपर होता है सिल्वर से का, उसके ऊपर धुआं सा उठाते हैं और पीते हैं और वो पीछे गिर जाते हैं ऐसे पीते पीते। फिर हमने सोचा भाई ये बता दो है क्या है, वो पता नहीं यार, बस मजा आता है। उसको पकड़ा और टिक्के भी लगाते हैं वहीं गन्ने में बढ़ के। और कई बार तो ऐसा हुआ जी, गन्ने की फसल तैयार होती है और 2-2, 2.5-2, 3-3 एकड़ गन्ने की जड़ के सुहा, क्योंकि अंदर बैठ के वो बीड़ी पीते हैं, स्मैक पीते हैं और उसमें आग लग जाती है और सारी फसल सुहा बिल्कुल। तो जी कोशिश करी 1-2 बार उसको भी पकड़ने की, जो परे से देने आता है, यूपी का लड़का है एक वो, एक क्या बहुत है जी, लेकिन वो रखता है नजायज हथियार साथ में। 1-2 बार उन्होंने फायर भी करा है। तो फिर गांव वाले, मैंने बलकन बहुत डेट किया जी, मैं कहा चलो भाई मैं चलूंगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे हम साथ में, लेकिन गांव वाले चलो। पुलिस वाले भी साथ में, पुलिस वाले भी डरते हैं जिनसे, बोले यार नजायज हथियार रखता, हम नहीं जाएंगे भाई, क्या पता सीधा मार दे। मैं कहा भाई हम तेरे साथ में चलेंगे, आगे हम होएंगे, तू पकड़ लेना। तो एक बार साथ तो चल, पुलिस वाले भी नहीं साथ गए। एक बार तो शायद DSP भी आए थे, मैं नाम भूल गया उनका, क्या था, सोनू नरवाल, सोनू नरवाल जी, सोनू नरवाल DSP है शायद वो, DSP है, हाँ वो भी आए थे। वो भी रेते में उनके पीछे दौड़े थे। वो बोला यार बड़ा कठिन काम है, मगर देख लो जी हम कितने परेशान हैं यहाँ। तो जी वो तो हमें मिला